मैं स्टूडेंट भी हूँ और ख़ुद का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है ये। जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ाई में आपको एकदम डूब जाना है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। मैं फैज नसीम। आज मैं जा रहा हूँ मेटा लाइब्रेरी क्योंकि वहाँ पर आज फंक्शन है। तो बगैर किसी देर किए चलते हैं मेटा लाइब्रेरी। तो चलते हैं, एंड तक ब्लॉग में बने रहें। A few moments later. जिनका सिलेक्शन हो गया, ठीक, बहुत बहुत मुबारक हो। आज जिनके साथ हार्ड लक हुई, जिनका नहीं हो पाए सिलेक्शन, उनकी ज़्यादा लर्निंग हो गई। फेलियर इज ऑलवेज ए बिगर लर्निंग। फेलियर हमें क्या सिखाता है? सबसे पहले किसी भी चीज़ में पहली चीज़ फेलियर हमें क्या सिखाता है? फेलियर हमें ये सिखाता है ये चीज़ इस तरीके से नहीं होगी अब अगली बार, है ना, ये लर्निंग। और दूसरी जो बहुत बड़ा इमोशनल प्रिपरेशन होता है। एग्ज़ाम का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है पता है आप लोगों को? एग्ज़ाम कोई आप लोग देने जाते हो, फाइनल एग्ज़ाम या कोई कंपटीशन देने जाते हो, तो जैसे ही आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर में दाखिल होते हो वैसे ही सबसे बड़ा फ़ायदा होता है एग्ज़ाम का। आपका दिमाग फेलियर रजिस्टर करता है कि फ़ेल भी हो सकता हूँ मैं, और इस मोमेंट का सामना करना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जिसका कि सिलेक्शन नहीं हुआ, उसने इस मोमेंट का सामना किया। इसका मतलब क्या है? वो इमोशनली कई टाइम स्ट्रॉन्गर हो गया। अब उसका कोई भी फेलियर कुछ बिगाड़ नहीं सकता। फेलियर क्या होता है? इंसान का कैरेक्टर, उसकी पर्सनैलिटी ज़ीरो कर देता है, बर्बाद कर देता है ना। फेलियर इसीलिए तो बर्बाद है फेलियर, है ना। फेलियर अगर इंसान का कैरेक्टर मजबूत कर रहा है, उसको और स्ट्रॉन्ग बना रहा है, यस आई डिड ए मिस्टेक, अब मुझे पता है ये चीज़ ऐसे नहीं होगी, खड़े होकर ये कहना, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये पता चल गया आप लोगों को, है। दूसरी बात ये है कि जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके बारे में ज़रा बात कर लें, है ना। जिनका सिलेक्शन हुआ है वो इस वक्त बहुत ही सेंसिटिव फेज से गुजर रहे हैं, जिसमें 80% बर्बाद हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। मैं स्टूडेंट भी हूँ और ख़ुद का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है ये। ज़्यादातर को मैंने देखा है, जिनका सिलेक्शन हुआ है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं वो अपना ये पूरा का पूरा जो बना हुआ सीन है, सिनेरियो, ये बर्बाद कर लेंगे। वजह क्या है? वजह होता है अचीवमेंट्स के बीच में एक बिगर अचीवमेंट होता है। आप कोई बड़ी चीज़ अचीव करने निकले घर से, ठीक, उसमें सबसे बड़ा हर्डल जो आता है, स्मॉल गेन्स का अट्रैक्शन आता है। और वो स्मॉल गेन का पहला अट्रैक्शन अभी आएगा। जैसे आपका सिलेक्शन हो गया, चारों तरफ से मुबारकबाद मिलेंगी, हर आदमी आंखों पे बैठाएगा, इज्जत मिलेगी, तो आपको लगेगा ओह आई एम सम बिग शॉट। और वहीं से आपके सारी जो मेहनत होगी, जो कैलिबर होगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। स्मॉल गेन्स के चक्कर में पड़ गए और स्मॉल लॉसेस के चक्कर में अगर पड़ गए तो बर्बाद हो जाता है। ये दो चीज़ें बहुत नुकसान करेंगे आपकी करियर को लेके। बिगर गोल कभी भी नहीं अचीव कर सकते। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके बारे में बता रहा हूँ। स्मॉल लॉसेस अगर नहीं झेल पा रहे आप, ये मेरे साथ वाले मेरे दोस्त का हो गया, वो मुबारकबाद बटोर रहा है, मेरा नहीं हुआ, और ये कंडीशन मुझसे झेली नहीं जा रही, अगर ये लॉसेस आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहे, यू विल नेवर बी प्रिपेयर्ड फॉर द बिग गोल। बड़ा गोल कभी नहीं आ सकता। ये स्मॉल गेन और स्मॉल लॉसेस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये ट्रैक है जो आएगा ही आएगा, हर एक के साथ आते हैं। फेलियर्स भी आते हैं, लॉसेस भी आते हैं, गेन्स भी आते हैं। ठीक है, लॉसेस भी आएंगे, गेन्स भी आएंगे। और अगर गेन या लॉस में से कोई भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर पाया, वो है तबाही।
वो बर्बाद कर देगा। तो अभी सेम क्रिटिकल सिचुएशन पे हैं सब के सब, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ज़रा सा भी अपने आप को मतलब सेलिब्रेशंस में टाइम नहीं देना, अपना दिमाग नहीं ख़राब कर लेना, टारगेट वहीं रखना है। पता कैसे चलेगा? इंडिकेटर्स क्या हैं? इंडिकेटर्स ये हैं कि अभी तक मैं जितना पढ़ रहा था, जितना ज़्यादा इन्वॉल्व था स्टडीज़ में, आज के बाद भी इन्वॉल्व हूँ कि नहीं, कि मैंने कुछ रेस्ट ले लिया। और अगर रेस्ट ले लिया तो समझ लीजिए स्मॉल गेन्स के चक्कर में आप पड़ गए, मज़ा आने लगा, फिर एरोगेंस भी आएगा, ईगो भी आएगा, सिवाय इम्प्रूवमेंट के सब कुछ आ जाएगा। इसलिए इस बात का ख़ास ख्याल रखें आप लोग, है ना। तो यहाँ पे बस एक वाक़या हुआ है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको बताऊँ, बिगर गोल के लिए। तो जब आप लाइफ के बिगर गोल्स में जाएंगे ना, तो नोबडी बॉदर्स कि आप कहाँ पे सिलेक्ट हुए थे, कहाँ पे फेल हुए थे, आज आप किस सिचुएशन में हो। हर आदमी ये पूछता है, हर आदमी इसकी केयर करता है। अगर मेरा आईआईटी में सिलेक्शन होने के बाद मैं सेंस ऑफ ओनरशिप जॉब में नहीं दिखा पा रहा, तो दो धेले की नहीं है मेरे आईआईटी के वो। इसका मतलब है कि मैं रास्ते में कहीं बिगड़ गया। मैं निकला तो था सही मोमेंटम के साथ, रास्ते में बिगड़ गया। इसलिए हमेशा अपने आप को तैयार किए रहें, न तो स्मॉल गेन्स से डिस्ट्रैक्ट हो, न स्मॉल लॉसेस से टूट जाएं, पढ़ाई करना बंद कर दें। नहीं, पढ़ाई आपका वो आपका खुद का ख़जाना है, वो चालू रहे, ठीक है। अपने सब्जेक्ट्स पकड़ के चलें। आप लोगों के लिए ख़ास तौर से बता रहा हूँ मैं, लड़कियों आप लोगों के लिए बताता हूँ। लड़कों के लिए तो क्या है कि इन्हें तो बेचारों को आदमी जो है प्रोफेशनल लाइफ में करियर बनाता है ना, तो दो चीज़ों को लेके करियर बनाता है। हमेशा दो चीज़ें होती हैं जो उसे पुश करती हैं काम करने के लिए या पढ़ने के लिए या किसी भी चीज़ पे रहने के लिए। एक ये है रोटी का खतरा, भूखा मर जाऊंगा, ठीक, ये आपको हमेशा मोमेंटम देगा काम करने के लिए। और दूसरा क्या होगा, आपका पैशन आपको मजबूर करेगा काम करने के लिए। ये दो चीज़ें होती हैं। लड़कों के पास, बेचारों के पास रोटी का खतरा हमेशा रहता है। बचपन से उन्हें बताया गया है रोटी कमाओ, रोटी कमाओ, रोटी कमाओ, दुनिया भर का पैसा ला के अपने घर में डाल दो। उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है इस चीज़ का, इतना प्रेशर होता है, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि जब वो 14-15 साल का लड़का घर से निकल रहा होता है ना, तो उसके साथ दो ही डर होते हैं उसके पास, कि गरीब ना मर जाऊं और जल्दी ना मर जाऊं। ये दो खतरे होते हैं। बाकी एट्रीब्यूट्स के नाम पे ज़ीरो होता है। ना सच बोलने का उसे तालीम मिली होती है, ना करेज की तालीम मिली होती है, ना ही वादा निभाने की तालीम मिली होती है, किसी भी चीज़ की। लेकिन ये दो खतरे ज़रूर समाज दे देता है उन्हें। तो लड़का चाहे ना चाहे उसे काम करना ही करना है, ठीक है, उसे उस फील्ड में काम करना ही करना है। वो मैं सब्जेक्ट चुनूं और कौन सा सब्जेक्ट मुझे ज़्यादा पैसा देगा, वहाँ पे मैं जाके काम करूँगा और मैं मजबूर हो जाऊँगा काम करने के लिए। लड़के के पास ये अच्छा रीज़न होता है काम कर, लड़कियों के पास ये नहीं होता, बदकिस्मती से। लड़कियों के पास ऑलवेज एस्केप, इनके पास ये होता है। इनके पास रोटी का मसला, आपका साइकोलॉजी कभी भी रोटी को एड्रेस नहीं करती कि रोटी गरीबी हो जाएगी। नहीं नहीं, अच्छी जगह शादी हो जाएगी, बढ़िया गाड़ी में घूमेंगे, क्या दिक्कत है। एक सिक्योरिटी वो लेके घूम रही होती है। ये बदकिस्मती है, आप लोगों को ये वाला मोमेंटम नहीं मिलेगा। दूसरा काम जो आपको आपकी फील्ड में रखेगा, स्कॉलर बनाएगा या वाकई आपसे काम करवाएगा, क्या है वो, आपका पैशन। तो सब्जेक्ट चूज करते वक्त अपना पैशन सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट ना करें कि मार्केट में डिमांड किसकी है, पैसा कौन सा ज़्यादा सब्जेक्ट। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या चाहती हूँ अपने आप से, मुझे क्या अच्छा लगता है, खाली वक्त में मैं क्या करना पसंद करती हूँ, ये है वो पैशन जो आप अपने अंदर तलाशेंगी, ठीक है। तो आप लोग अपना पैशन तलाशें, ज़रूरी है। दानिश भाई का बहुत बहुत शुक्रिया।
एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम हमेशा उनको कई बार है ना थैंक्स बोलना भूल जाते हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत की हुई होती है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस किया होता है ना। अपने टीचर्स को, हाँ, मुगीस सर हो गए या अभय सर हो गए या फिर जो है नाज मैम हो गई। कभी बच्चे, अब तुम लोग जानते हो तुम लोग कैसे थे, और मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, है ना। कभी 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, कभी 10 आ रहा है। लास्ट टाइम में तुम लोग ज़्यादा आने लगे, शुरू में कम थे, लेकिन टीचर्स हमेशा आए, उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। क्यों? खड़े होके थैंक्स करो, खड़े होके क्लैप करो उन लोगों के लिए, मुगीस सर के लिए और अभय सर के लिए। दानिश भाई ने एक चीज़ बोली ना कि ये स्मॉल गेन्स हैं और स्मॉल लॉसेस हैं। जो मेन एम है उसकी तरफ आदमी का फोकस होना चाहिए। यू शुड नॉट बी गेट डिस्ट्रैक्टेड, और इस चीज़ को वाकई में गांठ बांध लो, क्योंकि जैसे ही जो लोग अब एडमिशन लेंगे और वो लोग वहाँ जाएंगे, वो दुनिया थोड़ी सी अलग हो जाएगी, नए दोस्त बनेंगे। अच्छा, डाइवर्सिटी मिल जाती है लोगों को, नए नए दिमाग मिल जाते हैं, है ना। कोई कहेगा चलो हम यहाँ घूम के आते हैं। अच्छा, वो लोग स्मार्ट भी होंगे, तुमको लगेगा यार ये घूम भी ले रहा है, ये भी कर ले रहा है, और ये इसके अच्छे वो भी आ रहे हैं, है ना। तुम लोग थोड़ा बहुत डिलेमा में हो जाओगे या भ्रम में पड़ जाओगे। तो नेवर गेट डिस्ट्रैक्टेड। अपनी क्षमता खुद को पहचानो, तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, उस पर जाओ। दूसरों की कैपेबिलिटी, दूसरों की कैपेसिटी पे मत जाओ। अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपनी चीज़ों को बढ़ाओ, ठीक है। बहुत सारे लोग देखा देखी में वो हो जाते हैं, वो तो अपना निकल लिया अपना करके, लेकिन तुम उनको फॉलो करने के चक्कर में अपने आप को भूल गए, क्योंकि तुम उनको कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को भूल गए, और जो तुम खुद से बेहतर कर सकते थे वो भी नहीं कर पाए। तो वो नहीं करना। नेवर गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम अदर्स। अपनी कैपेसिटी को समझो, अपनी कैपेबिलिटी को समझो। अजीम, 2 वर्ड्स तुम भी आओ, अरे आ जाओ, अब तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दो इधर। हाँ, ज़ोरदार तालियां अजीम के लिए। ताली वाली नहीं। अस्सलाम वालेकुम। देखो, मैं तो पूरे साल तुम लोगों से जो है बातें करता रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। बस मैं ये कहूँगा कि जिसका एडमिशन हो जाए ले लो एडमिशन, ठीक है। जिसका एडमिशन ना हो, मौधा में रहना है, यहाँ पढ़ना है। ये मत सोचना कि लाइब्रेरी मेटा से तुम्हारा कनेक्शन ख़त्म हो गया। मेटा से कनेक्शन ये समझो कि अभी शुरू हुआ है तुम्हारा। अब हमेशा तुम लोगों के लिए हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं। कभी भी कोई भी एकेडमिक या कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी रिक्वायरमेंट है तुम लोगों की ज़रूरत है, देखो लाइब्रेरी खुली रहती है, ठीक है। लाइब्रेरी आके पढ़ो, और एडमिशन होने में भी अभी टाइम है ना। अभी फ़ौरन तो एडमिशन होगा नहीं। एडमिशन होगा कब? अभी मान लो हो सकता है 15-20 दिन लगे या 25 दिन लगे। तो अगर मान लो किसी को यह है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, किसी को मान लो बनानी है कि उसको बीटेक की तैयारी करनी है, तो बीटेक की तैयारी अभी से चालू कर देना। ये मत सोचना कि 11th हो जाए फिर 12th में जब आएंगे तब शुरू करेंगे। होता क्या है कि जब आदमी ये सोचता है फिर 12th में आता है, तो फिर होता ये है कि 12th के बाद कहता है कि अरे यार 12th का पढ़े कि जो है तैयारी करें। और तैयारी में कुछ नहीं है। जो आपका 11th का सिलेबस है, जो 12th का सिलेबस है, वही आपका बीटेक का सिलेबस है, वही MBBS का सिलेबस है, नीट का वही तो सिलेबस है। जब तक आपका वो पूरा सिलेबस तैयार नहीं होगा आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। जीके भी पढ़ते रहो, यहाँ न्यूज़पेपर आता है, आओ 10-15 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ो और उसमें जो है कोई भी एक पैराग्राफ पढ़ लो, और 2 या 3-4 आपको जो है ऐसी मीनिंग्स मिल जाएंगी, वर्ड्स मिल जाएंगे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। उनको एक रजिस्टर बना लो, उसमें लिखते जाओ। तो ऐसे अगर तुम करो तो सोचो, अगर 5 तुमने डेली लिखे तो 1 महीने में कितने हो गए? 30 दिन में 150 हो गए। फिर उनको रिवाइज़ करते रहो। तो इससे क्या है कि तुम्हारा जो इंग्लिश का जो डर होता है ना, इंग्लिश का बहुत डर रहता है लोगों को, वो बहुत अच्छा इम्प्रूव हो जाएगा तुम लोगों का, ठीक है। और किसी को कुछ बताना है कि क्या क्या गलतियां हम लोगों से हुई हैं, देखो कुछ ना कुछ तो हम लोगों से मिस्टेक्स हुई है,
सब लोग करते हैं। तो इसमें देखो हेजिटेट नहीं करना है। हम अगर तुम्हें लगता है कि किसी और से हेजिटेशन है तो तुम मुझसे बता दो, रिजवान से बता दो, साफ़ी अप्पी से बता दो, इंशा से बता दो, किसी से भी कि ये गलतियाँ हुई हैं, इसको आप इम्प्रूव कर लीजिए। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको इम्प्रूव करें। और तुम लोग जो है आओ पढ़ने यहाँ पे। अभी सिर्फ लिस्ट में नाम ही तो आया है, हो सकता है किसी का एडमिशन हो ना हो, कोई ले या ना ले। मान लो किसी का डिप्लोमा में हुआ है और उसका पूरा प्लान है कि जो है उसको MBBS की तैयारी करनी है, तो सबसे पहले तो उसके दिमाग में ये जाएगा कि जो है वो डिप्लोमा में एडमिशन ना ले, ठीक है। लेकिन अगर डिप्लोमा में किसी एडमिशन हुआ है, लिस्ट में है नाम, और इंजीनियरिंग करनी है, ठीक है, या किसी और फील्ड में जाना है, तो डिप्लोमा में एडमिशन ले लो, ठीक है। मैंने खुद डिप्लोमा किया है, तो एटलीस्ट जो है उसको जो है आगे प्रोसीड करो तुम लोग, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, जो है तुम लोगों ने बहुत मेहनत की। देखो जिसका सिलेक्शन हो गया है वो तो इसलिए आया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, वो तो खुश है, उसको ये लग रहा है कि मैंने पता नहीं क्या कर लिया। नो डाउट किया है आपने, लेकिन वो मत रखो दिमाग में कि मैंने बहुत कुछ कर लिया। अगर ये दिमाग में रखा तो बस समझो फिर जो है ख़त्म हो जाएगा मामला, फिर वही होगा बाद में। हम लोग तो देखते हैं ना चीज़ों को, हम लोगों ने खुद जो गलतियाँ की हैं तो हम लोग चाहते हैं कि वो गलतियाँ तुम लोग ना करो, ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अब सिंसियरली है ना, जो भी तैयारी वैयारी करनी हो तो जो अपनी बिल्कुल उससे करना, ठीक है। और बिना डर के कि पता चले बोर्ड है, ये है, वो है, ये सब नहीं। ऐसा मत, किसी चीज़ का हवा मत बनाओ, डर मत रखो। सारी चीज़ें इंसान ही करते हैं। वो भी पढ़ने वाली बच्चे होते हैं जो IIT है उसके एम्स में जिनका एडमिशन होता है, वो कुछ और थोड़ी ना होते हैं, वो कोई कहीं और से थोड़ी ना आते हैं, आते हैं यहीं से है ना, इंडिया से ही क्वालिफाई करते हैं। कोई चाइना वाइना वाले थोड़ी ना आगे क्वालिफाई करते हैं, या अमेरिका क्या आगे क्वालिफाई कर लेते हैं। उनके भी यही घर है तुम लोगों की तरह, उनके भी वही प्रॉब्लम्स हैं तुम लोगों की तरह, वो भी वही दाल आटा रोटी खाते हैं, वो भी तुम्हारे जैसे तुम टीचर्स के साथ जाके पढ़ते हो उसी तरीके से वो भी पढ़ते हैं। ये बट वो अपना फोकस रखते हैं उस चीज़ पे, बाकी चीज़ों को डर नहीं लेकर बैठते, डर मत लेकर चलना, ठीक है। देखिए बच्चों, जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ाई में आपको एकदम डूब जाना है। हमने यहाँ देखा कि एक जो कमी अभी जो बात निकली दानिश भाई ने बताई कि जो हमारे कहाँ अभी बता रहे हैं जैसे फातिया है, लंगर है, फलानी की शादी है, आप ना जाएंगे तो ऐसा नहीं वो शादी रुक जाएगी या उनकी शादी होएगी नहीं। ये गार्जियन का काम है कि उनके शादी में जाना। आपको लक्ष्य जो है उसको हासिल करना, और लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? सबसे पहले आपको पढ़ाई में फोकस करना है। और कैसी फोकस करना है कि आपको एम बनाना है कि ये सामने तक हमें जाना है। अब सामने से चाहे जितने लोग हमारे पैर में डंडे मारे, हमें वहाँ तक पहुँचना है। अगर ये लक्ष्य होगा तो आप कामयाब हो गए। आप आज पढ़ना है 2 दिन का गए, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी होती है। अगर एम है कि वहाँ तक पहुँचना है तो आपकी कंटिन्यूटी नहीं है तो आपका कहीं भी किसी भी फील्ड में सिलेक्शन नहीं होगा। आपको मेहनत करनी है और वहाँ तक आपको जाना है। हमने ये चीज़ देखी है कि जो मैंने फील किया है इस साल, जिस टाइप के बच्चे थे, मुझे लाइफ में ऐसे बच्चे कभी नहीं मिले। लाइफ बता रहा हूँ, मेरे 25 साल से पढ़ाते हो गया, और जहाँ फ़ोन करो ये काम, फलाना काम, ये काम, वो काम। तो इस चीज़ को अपने मम्मी पापा से कही, ये सब आप रिश्ते निभाते रहिए, हमें फोकस में पढ़ाई करने दीजिए। अब बहुत से लोग हाई स्कूल में ज़्यादा फोकस कर गए, तो क्या हाई स्कूल का कोर्स नहीं आया उसमें कैसे नहीं सिलेक्शन हुआ आपका? 50% मान लीजिए 9th और 10th अलीगढ़ में दोनों का आता है, तो जब आपने 50% कोर्स कवर किया तो 50% में तो आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए था। अब बची GK के बचा आपका, और बाकी सब्जेक्ट जनरल वाले इंग्लिश 5 मार्क्स का आता है, वो कवर कर लेते तो आपका सिलेक्शन तो पक्का था ही। लेकिन आप लोग ने उस हिसाब से मेहनत नहीं की जो आपको करना चाहिए। जहाँ तक मेरा सोचना है, जो हम लोग देना चाहते तो आपने लिया ही नहीं।
तो आपको लेना सीखिए कि हम किससे क्या ले सकते हैं। ये ना सीखिए ईगो कभी नहीं आ जाए कि हमें तो सब आता है, अरे फलाना सर हमें समझ, किसी भी सर का हो, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं। किसी के सर की कमी को निकालना बहुत आसान होता है। अभी आपको यहाँ खड़ा कर देंगे, एक कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन दे देंगे तो आप 10 घंटे सोचते हैं कि हम क्या बोलें। तो आपको अपने लक्ष्य, अब ये फ़खरुद्दीन है, पिछले साल इनका नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने दोबारा मेहनत की, इनका हो गया। और आप लोग भी मेहनत किया, ऐसा नहीं है कि लाइफ नहीं। अभी जैसे बताया कि ये लाइफ नहीं है, अलीगढ़ में ना होना कोई वो नहीं है कि नहीं हुआ तो हमारी लाइफ ख़त्म हो गई। बहुत सी फील्ड है अभी आपके पास, मेहनत करते रहिए आप। मैं यही कहूँगा कि लक्ष्य में फोकस करिए, कंटिन्यूटी, मेहनत और लगन। आपके पास कम इंटेलिजेंट है, लेकिन अगर लगन है और मेहनत है तो आप इंशाल्लाह ज़रूर लाइफ में कामयाब होंगे। बस मुझे इतना ही कहना था, शुक्रिया। मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो है नहीं, मैं पहले साल पढ़ा रहा हूँ तो, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जैसे जो सिलेक्शन होता है, मैंने 2-3 एग्ज़ाम दिए कॉम्पिटिशन वाले, तो उसमें जो मुझे मेरे टीचर बताया करते तो वही बताऊँगा। उसमें जो टीचर का योगदान होता है 1/3 का ही होता है, पूरा योगदान बच्चों का ही होता है। सेलेक्ट जब होता है, उसका कारण क्या है, टीचर सबको सेम ही पढ़ाता है। सबको सेम पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, कि हमने किसी घर में बुलाया नहीं पढ़ाने के लिए, सबको सेम ही पढ़ाया। उनमें से कुछ बच्चों का हुआ कि नहीं हुआ, तो उनका क्यों हुआ, केवल उन्हीं की वजह से हुआ है। उन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट तो उनको डाले ही होंगे। मैं तुम्हें क्लास में क्या करता था कि जिन बच्चों के अच्छे नंबर आ रहे हैं उनसे पूछना तो घर में ज़्यादा ही पढ़ रहे होंगे, तुम लोगों की अपेक्षा क्या पढ़ रहे होंगे, ज़्यादा ही पढ़ रहे होंगे लोग, पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे होंगे। सेम यहाँ पे होता है, जिनका हुआ है उनका अपने एफर्ट्स की वजह से हुआ है, जिनका नहीं हुआ उनने कहीं ना कहीं कम मेहनत की। ये रियल बात है बिल्कुल। उसमें अगर कोई टीचर के ऊपर दोष डाल रहा है तो फिर उसमें कुछ नहीं हो सकता। और जैसे जिनका नहीं हुआ तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अगर अपना एग्जाम्पल बताना चाहूँ तो मैं 17 साल का था जब मैंने JEE का एग्ज़ाम दिया था, बताया भी होगा स्टोरी, मैंने एक बार बताई नहीं बताई थी। तो मेरा हो गया था, मेरी 97 परसेंटाइल थे, उसके बाद ही मैंने छोड़ दी थी NIT। उसका कारण क्या था कि मेरा ऐसा मानना है कि पर्सनल ज़रूरी नहीं हमें जब सही हो कि या तो अच्छा लो या तो कुछ मत लो, बीच में मुझे अच्छा ही लगता बिल्कुल भी, या तो बिल्कुल टॉप का ही होना चाहिए या तो बिल्कुल फिर नहीं लो उसको। तो मैंने छोड़ दिया था उसको। अब जिनका नहीं हुआ, मैंने एक उसका रीज़न भी मैंने क्यों छोड़ा था, मुझे और अच्छे एग्जाम की तैयारी करनी थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। तो जिनका नहीं हुआ ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी तुम तो क्लास 10th में, अभी 11th 12th है, JEE का एग्ज़ाम है, JEE का एग्ज़ाम देना, बाकी EMU का एंट्रेंस का एग्ज़ाम देना, बहुत सारे एग्ज़ाम्स आएंगे साथ में। बाकी मैं हूँ यहाँ मोदार में, जब तक हूँ अभी यहाँ तक, तो कोई सपोर्ट ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर दिया करो, बता दिया करूँगा, ठीक। और फिजिक्स में पढ़ाता हूँ तो फिजिक्स में कोई भी डाउट हो करे तो मुझे बता दिया, ठीक। तो मेरे बीच में खड़े हैं मेटा इंचार्ज रिजवान भाई, जिन्होंने बाखूबी निभाई जिम्मेदारी और अभी निभा रहे हैं जिम्मेदारी मेटा की। ये दिन रात एक कर रहे हैं, इनकी मेहनत को सलाम है। और ये इस जब भी आते हैं, सुबह मतलब आते हैं और टाइम से मेटा लाइब्रेरी ओपन करते हैं और शाम को मेटा लाइब्रेरी बंद करते हैं। और क्या कमी है क्या नहीं है, मतलब ये बेहद जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। अब इनसे हम थोड़ा सारा सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिजवान भाई, आप अपने बारे में बताएं ऑडियंस को। मैं कुछ नहीं, क्या बताऊं अपने बारे में, बस एक अदना सा मुलाजिम हूँ मेटा का, थोड़ी बहुत चीज़ें करता रहता हूँ, बस खिदमत स्टूडेंट की, बस इसीलिए इसी चीज़ में मुहैया हूँ मैं। थोड़ा लाउड बताएं। बस कुछ नहीं, थोड़ी बहुत चीज़ें अपनी होती रहती हैं, जैसे स्टूडेंट वगैरह आते हैं, इनकी देखभाल करना, अपना सारी चीज़ें अपनी देखभाल होती रहती है सारी। और जैसे कि यहाँ पर मेटा में क्लासेस चलती हैं और जिस तरीके से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और अभी हाल ही में इन्होंने क्वालिफ़ाई किया, उनका सेंटर लखनऊ गया, तो आप क्या कहना चाहते हैं बच्चों को? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि देखो, जिन बच्चों का हो गया है उनको तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और जिनका नहीं हुआ वो अपने मेहनत करें। अब मेटा लाइब्रेरी हमेशा उन लोगों के लिए खुली हुई है, वो जब चाहें यहाँ पे आके अपनी तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
सारी चीज़ें हमारी तरफ से हैं, प्रोजेक्टर है उनके लिए, किताबें हैं और सारी सुविधाएं हैं मेटा की तरफ से। वो आके सिर्फ उनको बैठ के यहाँ पे पढ़ना है, उनका काम सिर्फ इतना है कि वो आके यहाँ बैठें, सक्सेस मिलेगी। लेकिन उनको बस शर्त यही है कि पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और यहाँ पर कौन कौन सी बुक्स वगैरह हैं आप बताएं। यहाँ पे सारी बुक्स हैं, यहाँ पे आपकी मतलब हर तरीके की जो भी आपको तैयारी करना है सारी बुक्स मिल जाएंगी मेटा में इस समय। और किस टाइम मेटा लाइब्रेरी ओपन होती है और किस टाइम क्लोज होती है? मेटा लाइब्रेरी असल में बंद ही नहीं होती है। अच्छा। आप किसी भी टाइम आइए, आपको खुली मिलेगी। आपको बस आना है और आने से पहले कॉल कर लेना है, मैं आ जाऊंगा और आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। और मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि हमारे रिजवान भाई के लिए आप लोग तालियां बजाएं। रिजवान भाई, मैं बता रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी संभालना कोई आसान बात नहीं है। रिजवान भाई बहुत, देखिए, सुबह सुबह आते हैं और यहाँ लाइब्रेरी ओपन करना और पानी का इंतज़ाम करना, जो आता है पानी और लाइट देखना, मतलब कि जो भी है कमी उन तरफ से रह नहीं जाती, वो सारी कमी पूरी करते हैं और वो जिम्मेदारी तो उठाते हैं। और जितने लोग जैसे मतलब के रहमानिया में एग्ज़ाम हुए मेटा के, तो उन्होंने बहुत खूबी अच्छे से निभाई और जिम्मेदारी निभाई। मैंने खुद देखा है, मेरे साथ लगे रहे वो। जब भी कोई सीनियर नहीं आया, यहाँ पर नहीं आ पाया है, तो वो बहुत ही मेहनत उन्होंने की है और उनकी रात दिन की मेहनत है ये, तभी ये मेटा लाइब्रेरी इतने आगे पहुँचा है। अगर वो ना होते तो ये इतना आगे ना पहुँचती। तो इनके लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मौधा वालों, आप लोग अगर कहीं भी हैं और देख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं मेटा के लिए और इन भाई के लिए हमारे, इनसे रब्ता करें। किसी को भी तैयारी करनी हो और तो आप आएँ बेझिझक, इनसे रब्ता करें। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो हमारे सामने ये भाई खड़े हैं जिनका सेंटर लखनऊ गया था और उन्होंने अलीगढ़ का एग्ज़ाम दिया। तो किस तरीके से उन्होंने, उनके सामने क्या मतलब क्वेश्चंस आए, उन्होंने यहाँ पर तैयारी की, तो वो बताएंगे आपको। तो आप पहले अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम फ़खरुद्दीन है। मैंने इस साल AMU का पेपर दिया है, लखनऊ में सेंटर गया था मेरा। और इस साल मेरे डिप्लोमा में 34 रैंक आई है और +2 में 348 रैंक आई है। और जो हमारे भाई हैं, तो आपका सबसे ये बताइए कि आपका जो सब्जेक्ट था वो सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा इंडो इस्लामिक था। अच्छा। और सबसे स्ट्रॉन्ग था फिजिक्स और मैथ। तो जैसे कि लोग कहते हैं कि हमारा जैसे कि मतलब मैथ हो गया या कोई सब्जेक्ट हो गया तो उससे पीछे हो जाते हैं, तो आप पीछे हुए या उससे आपने लड़ाई की? अब लेकिन लड़ाई की थी, लेकिन अब वो इंडो इस्लामिक में पहले से मैं शुरू से कमज़ोर रही है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत रही शुरू से, तो इसलिए उसमें थोड़ा कम नंबर आए। और ये बताएं आप कि आपको मेटा लाइब्रेरी का मतलब जब यहाँ पर आया, आपने यहाँ पर पढ़ाई की, तो आपको यहाँ का स्वभाव, जॉन भाई जो इंचार्ज हैं, उनका नेचर और उन्होंने यहाँ की मतलब फैसिलिटी वगैरह, जैसे वाईफाई हो गया और पानी टाइम से मिला आपको पीने को, और बहुत अच्छा मतलब हर चीज़ आपको यहाँ पर फैसिलिटी मिली है। तो क्या कहना चाहेंगे आप मेटा के बारे में और सारे सीनियर के बारे में और हमारे खास तौर रिजवान भाई के बारे में? नहीं, रिजवान भाई ने तो वाकई में बहुत मेहनत की है और बाकी बच्चों के लिए भी ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी मेहनत की है बाद में लास्ट में 10-15 दिन, लेकिन अब वो नहीं हो पाया तो वो बात अलग है। लेकिन मेटा में काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं। और आप आपके जो भाई हैं मोधा के और जो दोस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए बस यही कहना चाहते हैं कि मतलब बस मेहनत करिए, जैसे कि हमने लास्ट में 1 महीना लग के मेहनत की थी। इस साल हमारा 12th था, लेकिन हमने फिर भी मेहनत की थी, 12th को हटा के मेहनत की थी अलीगढ़ के लिए, तो उसमें रिज़ल्ट आ गया। और अब जैसे आपने क्वालिफ़ाई किया, आपका अब इसके बाद और आपका आगे ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम तो NDA में मतलब जाना था, NDA में, लेकिन अब इसमें अलीगढ़ का पेपर दिया है तो इसमें थोड़ा एज कम करानी पड़ेगी, फिर इसलिए थोड़ा दिक्कत आएगी, लेकिन सोच रहा हूँ कि अलीगढ़ चला जाऊँ। और आप अलीगढ़ के लिए क्या कहना चाहते हैं?
अलीगढ़ के लिए कहना चाहते हैं कि अगर अलीगढ़ पहुंच गए तो मतलब ठीक है, उसमें थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई भी सही हो जाती है। अब लेकिन मोदाम में उस हिसाब से पढ़ाई नहीं हो पाती, लेकिन अलीगढ़ पहुंच गए तो उसमें काफ़ी आपको सपोर्ट मिल जाएगा। और जब आप मेटा आए, आपने यहाँ पर तैयारी की, तो आपको पहले मतलब कब से कितने साल पढ़ाई हो गए और आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर मेटा की पढ़ाई शुरू हो रही है, क्लासेस चल रही हैं, किसने बताया आपको? मैंने पिछली साल पेपर दिया था AMU का, तो पिछली साल मेरा ना हो पाया था, लेकिन इस साल मैंने पेपर दिया है, क्योंकि अब पिछली बार नहीं हो पाया था क्योंकि थोड़ा मतलब दिक्कत थी घर में। इस बार हो गया है क्योंकि इस बार मेहनत की है। तो हमारी बहन जिन्होंने मेटा में पढ़ाई की और जिन्होंने क्वालिफाई किया, तो उनको बहुत खुशी हुई। अब उनसे हम पूछेंगे इस बारे में। आप पहले नाम बताएं अपना। Myself Solia Arshad. I study in class 10th. I just recently passed out. And what you asked? और आपको क्या फील हो रहा है, आप सिलेक्शन हो गया आपका? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरा डिप्लोमा में हुआ है, इस वजह से मैं नहीं जा सकूँगी क्योंकि मुझे MBBS की तैयारी करनी है। इसके लिए मैं शायद नीट का एग्ज़ाम इंशाल्लाह ज़रूर दूँगी। तो क्या आप नीट का एग्ज़ाम की तैयारी यहीं से करेंगी? जी बिल्कुल, मैं यहीं से करूँगी क्योंकि यहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी हैं। यहाँ का एटमॉस्फेयर स्टडी करने के लिए बहुत अच्छा है। तो आपके कितने मार्क्स आए थे? मार्क्स मैंने कैलकुलेट किए थे तो मेरे 35 के प्लस हो रहे थे। तो जैसा यहाँ पर स्टडी हुई, एग्ज़ाम हुए, तो कैसा पढ़ा आपने और कैसा टीचरों ने पढ़ाया आपको? टीचर्स ने बहुत अच्छा है, बहुत एक्सलेंट, बहुत अच्छा पढ़ाया है। यहाँ पे उन्होंने बहुत मेहनत की। शायद 10th में मैंने ज़्यादा फोकस किया, शायद इस वजह से मैं यहाँ इतना फोकस नहीं कर पाई। नहीं तो मेरा +2 में इंशाल्लाह ज़रूर होता, पर कोई बात नहीं, जो होता है बेहतर के लिए होता है। तो आप क्या कहना चाहती हैं अपनी सहेलियों को? बस इतना कि मेहनत करो। एक ही रास्ता नहीं होता है कुछ भी अचीव करने के लिए। अगर एक रास्ता बंद हो गया तो हमेशा दूसरा रास्ता ज़रूर होता है, इसलिए मेहनत करनी चाहिए, मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल।